हेलो एवरीवन। वैसे तो हमने पिछली क्लास में एसिड बेस टाइट्रेशन का डेफिनेशन और प्रिंसिपल थोड़ा सा जानने की कोशिश किया था, बट आज एक बार इस क्लास में फिर से हम उसको रिकॉल कर ले रहे हैं। अ, देखो, एसिड बेस टाइट्रेशन is a type of volumetric analysis in which the concentration of an acid or a base is determined by allowing it to react completely with a standard solution or a base or an acid until the equivalence point is reached. इसको अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें किसी एसिड और बेस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से किसी अननोन एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन पता की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, जब एक एसिड और एक बेस एक उचित एक स्टोइशियोकेमिस्ट्री या स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान समझो, जब भी एक एसिड और एक बेस एक सफिशिएंट रेशियो में आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो जिस टाइम दोनों सब्सटेंस पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुके होते हैं हम उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस समय दोनों सब्सटेंस एक पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुके होते हैं हम उसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट तक हमारा जो प्रयुक्त स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम के आधार पर अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना होता है। एक जनरल रिएक्शन एसिड और बेस की अगर आते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। आप जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, हमारे पास एसिड क्या है, HCl, और सॉल्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, उसका भी रेशियो सेम है, और हमें वाटर मिला, उसका भी रेशियो सेम है। तो क्या लिखा हुआ है, एक स्टोइशियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट अमाउंट हैव रीच्ड। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में से एक है। ठीक है, बेसिकली ये टाइट्रेशन एसिड और बेसिस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता होती है। ठीक है, और जिससे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और जबकि दूसरे सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें पता नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालाइट। ठीक है, तो ये रही आपकी थ्योरी। एक बार वापस बता दे रहा हूँ, टाइट्रेशन एसिड्स और बेस के बीच होने वाला एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता होती है जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं होती है, उसको हम एनालाइट कहते हैं। मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे और दूसरा हमारे पास एनालाइट है। अब क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिल कर देते हैं। ठीक है, और एनालाइट को कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन। अब फ्लास्क में एक इंडिकेटर मिलाया जाता है। ठीक है, अब ब्यूरेट से क्या करते हैं, हम टाइट्रेंट को धीरे 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 ड्रॉप वाइज एनालाइट में मिलाते हैं और एनालाइट को हम शेक करते रहते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। अब दोनों पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं और तब इंडिकेटर कलर बदल देता है, और यही एक प्रैक्टिकल एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ब्यूरेट से खर्च हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, खर्च हुए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट करें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट होने दें, प्रॉपर इंडिकेशन या इंडिकेटर को सिलेक्ट करें, करेक्ट एंड पॉइंट डिटेक्ट करें और स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शंस करें। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं एसिड
Acids are substances that donate hydrogen ion in inadequate solution, where bases release hydroxide ion OH minus और accept hydrogen ions. ठीक है. So during titration, standard solution को add करते हैं slowly from the burette to the analyte until the reaction reaches completion. Initially, the pH changes slowly, but near the equivalence point, pH changes rapidly. ठीक है. A suitable indicator changes color within the pH ranges, signaling that the endpoint has been reached. The volume of titration consumed is then used to determine the concentration of unknown sample. That's it. वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस लिखा हुआ है. ठीक है. अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की. देखो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेनली 4 टाइप की होती है. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस्ड टाइट्रेशन. ठीक है, पहले इसकी बात करें. देखो, इस टाइप की टाइट्रेशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन कराते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे HCl वर्सेस NaOH. ठीक है, HNO3 वर्सेस KOH, H2SO4 वर्सेस NaOH. ठीक है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एसिड और बेस दोनों ही कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं. ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन बहुत तेज़ी से होती है. इक्विवेलेंस पॉइंट लगभग pH 7 पर आता है. ठीक है. एंड पॉइंट बहुत शार्प होता है और सबसे एक्यूरेट टाइट्रेशन मानी जाती है. तो फिनोल्फथलीन और मेथाइल ऑरेंज, यही दोनों इंडिकेटर्स बेसिकली यूज़ किए जा सकते हैं ऐसे केसेस में. तो ठीक है, रिएक्शन के तौर पे जैसे कि हमने HCl का NaOH से कराया. ठीक है. आप हर बार देखते हो NaCl और H2O बनता है. ठीक है. अब दूसरा हमारा क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन. इस टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं. वापस से HCl वर्सेस NH4OH या सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस NH4OH. तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है. वीक बेस केवल पार्शियल आयोनाइजेशन करती है. इक्विवेलेंस पॉइंट का जो pH है लगभग 7 से कम, मतलब कि एसिडिक होता है. मेथाइल ऑरेंज सबसे बेटर इंडिकेटर है और फिनाल्फथलीन इसमें यूज़फुल नहीं माना जाता है. ठीक है. तो दैट्स इट. अगर आप रिएक्शंस की बात करें, HCl को NH4OH से रिएक्ट कराइए तो क्या बनेगा, NH4Cl और H2O वाटर. तीसरा हमारा आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन. इस टाइट्रेशन में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे वीक एसिड जैसे कि CH3COOH वर्सेस NaOH, या ऑक्जेलिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें. तो वीक एसिड बहुत पार्शियल आयोनाइजेशन करता है. स्ट्रॉन्ग बेस पूरा आयोनाइजेशन करती है. इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 से मतलब कि थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब बेसिक होता है. फिनाल्फथलीन यहाँ पे फिनोल्फथलीन सबसे बेटर इंडिकेटर है. एंड पॉइंट हमें बहुत क्लियरली दिखेगा. ठीक है. जैसे रिएक्शन हम CH3COOH से करवाएंगे प्लस NaOH, क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O. ठीक है. अब हम अगला रिएक्शन कराएंगे वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन के तौर पे. ठीक है. इस टाइप की टाइट्रेशन में वीक एसिड और ये जो वीक बेस है, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, CH3COOH वर्सेस NH4OH. दोनों जो पदार्थ हैं ये पार्शियल आयोनाइजेशन करते हैं. pH चेंज बहुत कम होता है. एंड पॉइंट कई बार हमें क्लियर नहीं होता है और इसमें नॉर्मल इंडिकेटर यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है. तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है एंड सबसे कम एक्यूरेट टाइट्रेशन भी मानी जाती है. ठीक है. दैट्स इट. अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या होगी अगर हम इनके बारे में बात करें. देखो, एक सक्सेस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हम कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है. रिएक्शन शुड बी रैपिड, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए.
रिएक्शन की जो स्टोइशियोमेट्री है ये डिसाइडेड होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, साइड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, और यूजफुल इंडिकेटर का हमें इसमें चयन होना चाहिए, ठीक है। एंड एंड पॉइंट बहुत क्लियरली दिखाई देना चाहिए, एंड जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ग्लास अपरेटस क्लीन और कैलिब्रेटेड होने चाहिए, ठीक है। एंड एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट होने चाहिए, टेम्परेचर लगभग स्टेबल होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़रूरी हैं एक रिक्वायरमेंट्स की बेस पे, जो बहुत एसेंशियली यहाँ पे आती हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। देखो, इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो टाइट्रेशन के लास्ट में कलर को चेंज करके एंड पॉइंट का हमें सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो कॉमन इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल्फ्थलीन के बारे में, ठीक है। इसमें एसिडिक मीडियम, कलरलेस, और जो बेसिक मीडियम है ये पिंक आता है, ठीक है। पीएच का रेंज 8.2 से लगभग 10। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हम ऐसे केसेस में या ऐसे रिएक्शंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो है मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कलर रेड होगा और बेसिक मीडियम में येलो, ठीक है। पीएच रेंज कितनी होगी? 3.1 टू 4.4। तो इसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ठीक है। ऐसे टाइट्रेशन में इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेथाइल रेड। तो इसमें इसमें जो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड होगा और बेसिक का येलो। तो जो पीएच आएगा वो 4.4 टू 6.2 समथिंग अराउंड, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे हम सर्टेन एसिड बेस टाइट्रेशंस में, ठीक है, वेयर द एंड पॉइंट्स लाइज इन दिस पीएच रेंज, ठीक है। एंड नेक्स्ट और भी है, मैंने बोला था ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, एसिडिक में येलो, नेचुरल न्यूट्रल ग्रीन होता है और बेसिक में ब्लू। पीएच रेंज 6 से 7.5 समथिंग ऐसे। अब हम बात करेंगे अपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अपरेटस कॉमनली यूज़ किया जाता है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में, ठीक है, वो है ब्योरेट, पिपेट, पिपेट फिल्टर, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूम फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, फनल, बीकर, वॉश बॉटल, या फिर वाइट टाइल, रिटॉर्ट स्टैंड विद ब्यूरेट क्लैम्प, ग्लास रॉड या इंडिकेटर ड्रॉपर, ये सारी चीज़ें हमें लेना होगा। अभी हम चलो बात करते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। देखो, सभी ग्लास अपरेटस को डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ कर लो अच्छे से। ब्यूरेट को टाइट्रेंट से रिंस करके उसको उसी सॉल्यूशन से भरो, एंड पिपेट की हेल्प से जो भी हमारी निश्चित मात्रा है, जैसे कि 10 ml या 20 ml, ठीक है, ये इतना एनालाइट क्या करेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लास्क में 2 से 3 ड्रॉप्स आप सुटेबल इंडिकेटर डालिए, ठीक है। ब्यूरेट से धीरे धीरे टाइट्रेंट को डालो और फ्लास्क को लगातार घुमाते रहो। जैसे ही इंडिकेटर का एक एक्चुअल या जो उसका स्टेबल वाला जो पहले कलर था, अगर वो कलर चेंज दिखाई दे तो टाइट्रेशन को हमें वहीं रोक देना चाहिए, और जो भी इनिशियल और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आएगी वो नोट करेंगे और टाइट्रेंट वैल्यू हम उसमें निकाल लेंगे। कम से कम 3 कंकॉर्डेंट आप रीडिंग्स लीजिए, ठीक है, और एवरेज टाइटर लेके कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, और देखिए कि कैसा रहा। सो रिपीट द टाइट्रेशन अंटिल कंकॉर्डेंट रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड। अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन इन एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे जो नॉर्मल फार्मूला है वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। N1 क्या है? एसिड की नॉर्मेलिटी, ठीक है। V1 क्या है? एसिड का वॉल्यूम, ठीक है। N2 क्या है? बेस की नॉर्मेलिटी, और V2 क्या है? बेस का वॉल्यूम। अगर
मोलारिटी में कैलकुलेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हम ऐसे ले लेते हैं। और जब रिएक्शन क्या हो, 1:1 हो, मीन्स स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में हो तब। अगर स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन अलग हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग हम मोल रेशियो उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। फॉर मोलारिटी कैलकुलेशंस द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर द मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। देखो बहुत फ़ायदा यही है कि बहुत हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज है, सिंपल और इजी रिएक्शन है, कम टाइम में एनालिसिस पूरी हो जाती है, बहुत कम खर्चीली टेक्निक है, रूटीन लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए काफ़ी यूज़फुल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी यूज़ है, हाई प्रिसीजन इसमें हमें प्राप्त की जा सकती है, स्टैंडर्ड अपरेटस आसानी से अवेलेबल है, एंड कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए एक ट्रस्टेड मेथड है, ठीक है। इस तरीके से अभी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, ये बात कर ले रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ एसिड बेस, केवल एसिड बेस रिएक्शन तक ये सीमित है, इसके अलावा आप और कोई रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। सही इंडिकेटर का यूज़ या डिसाइड करना, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में क्लियर एंड पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। कलर्ड सॉल्यूशन में एंड पॉइंट समझना बहुत कठिन हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज के रिजल्ट्स को, टेम्परेचर का जो चेंजेस वाले रिजल्ट आते हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के टाइम टाइम के साथ चेंज हो सकता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा। एंड ह्यूमन ऑब्जर्वेशन एरर, मतलब इंडिकेटर कलर चेंज पॉसिबल है, और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस में एक्यूरेसी कम हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या होंगे, एसिड बेस का जो टाइट्रेशन का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले ड्रग एसे, ठीक है, डिफरेंट एसिडिक और बेसिक ड्रग्स की पोटेंसी और एसे को डिसाइड करने में, ठीक है। एसे ऑफ एसिडिक एंड बेसिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को समझने में, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो HCl, NaOH और अदर जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की स्टैंडर्डाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा हम प्योरिटी टेस्टिंग में भी केमिकल सब्सटेंसेस की जो प्योरिटी को डिसाइड करने में, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, चाहे वो एंटासिड्स हों, चाहे वो इंजेक्शंस हों, चाहे वो सिरप्स हों, या फिर ओरल सॉल्यूशंस की एसिडिक या अल्कलानिटी को जांचने में, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल रॉ केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को समझने में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्टेबिलिटी स्टडीज़ हैं, स्टोरेज के टाइम पे एसिडिटी या अल्कलिनिटी में होने वाले चेंजेस को स्टडी करने में, रिसर्च लेबोरेटरीज में नई फॉर्मुलेशंस और एनालिटिकल मेथड को डेवलपमेंट में, ऑफिशियल फार्माकोपियल एनालिसिस जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में बहुत सारी हर्ब्स के एसे के लिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, खैर, तो ओवरऑल हमने ये जान लिया। अभी जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट, वो है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके प्रिंसिपल क्या है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के, थ्योरी क्या होगी नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या, और नीड क्या है नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें, और एट द एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब हम ये समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, देखो जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली वाटर वाटर का मतलब एक एक्वस मीडियम का यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स और बेसिस होते हैं जो पानी में बहुत कम घुलते हैं, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या इतने वीक होते हैं कि पानी में उनका एक क्लियर एंड पॉइंट नहीं मिलता है,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर की जगह किसी दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना, या मेथनॉल या एसिटिक एनहाइड्राइड या एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के टाइट्रेशन को हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कई ड्रग्स वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक होती हैं। अगर इन्हें पानी में टाइट्रेट किया जाएगा तो सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए उनके एक्यूरेट ऐसे के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और so that's it. Non-aqueous titration is a volumetric analytical method in which the titration is carried out in a solvent other than water to determine the concentration of amount of weakly acidic or weakly basic substances. So कह सकते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें वाटर की जगह किसी हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करके वीक एसिड या वीक बेसिस की जो क्वांटिटी है या इसका मात्रा जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम पता करते हैं, ठीक है। सो व्हाई डू वी यूज नॉन एक्वस टाइट्रेशन? अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब वाटर अवेलेबल है तो दूसरा सॉल्वेंट क्यों लें? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर कंपाउंड पानी के साथ सही बिहेवियर नहीं करता। कुछ कंपाउंड्स क्या होता है, पानी में घुलते नहीं है ना, कुछ बहुत कम सॉल्युबल होते हैं और वाटर के साथ डीकम्पोजिशन या साइड रिएक्शन कर सकते हैं। इतने वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं कि पानी में आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। एंड पॉइंट बहुत अनक्लियर मिलता है। तो ऐसी सभी कंडीशंस में नॉन एक्वस टाइट्रेशन सबसे यूजफुल टेक्निक है यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर खैर डेफिनेशन हमने देख लिया, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ यही है कि वाटर की जगह पे हम कोई दूसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करके वीक एसिड और वीक बेसिस की जो आयोनाइजेशन है ये बढ़ा सकते हैं, जिससे वे स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ में कंप्लीट और एक स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट बहुत शार्प एंड पॉइंट हमें मिलेगा और उनकी कॉन्सेंट्रेशन का एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। मीन्स इस टाइट्रेशन का मेन जो प्रिंसिपल है, ये यूजफुल सॉल्वेंट के मीडियम से एनालाइट की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को और इफेक्टिव बनाना और उसे पूरी तरीके से टाइट्रेट करना है, ठीक है। अब जो थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो बेस है ये सॉल्वेंट का इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इस पर डिपेंड है। वाटर क्या होता है? वाटर एक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स कि ये एसिड और बेस दोनों के तरीके से बिहेव कर सकता है, लेकिन सभी एसिड्स और बेसिस वाटर में हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट आयोनाइजेशन नहीं करते हैं। तो स्पेशल रूप से क्या होता है, वीक एसिड्स और वीक बेसिस पानी में बहुत कम आयोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी नहीं हो पाती और एंड पॉइंट हमें क्लियर नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स को किसी यूजफुल नॉन एक्वस सॉल्वेंट में घोला जाए तो उनकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। रिजल्टेंट रिएक्शन तेजी से और कंप्लीट रूप से और डेफिनेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कई वीक ऑर्गेनिक बेसिस जैसे कि अल्कलॉइड्स या फिर जो अमाइंस हैं, इनको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करके और परक्लोरिक एसिड से टाइट्रेट करते हैं, तो इसी टाइप कुछ वीक एसिड्स को बेसिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में टाइट्रेट करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन स्पेशली क्या होता है, उन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के लिए यूजफुल है जिनका एक्यूरेट एनालिसिस एक्वस मीडियम में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैंने वही कहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन की आवश्यकता 3 वजह से हो सकती है, ठीक है। पहला, वीक एसिड और वीक बेसिस। वीक एसिड्स
और वीक बेसिस पानी में एक सफिशिएंट आयोनाइजेशन नहीं करते। दूसरा, पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शार्प एंड पॉइंट, वाटर में कलर चेंज क्लियर नहीं मिलता, जबकि नॉन एक्वा सॉल्वेंट में एंड पॉइंट बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। बेटर एक्यूरेसी कह सकते हैं कि एक्यूरेट ऐसे के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है। प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कुछ कंपाउंड्स में पानी में हाइड्रोलाइसिस या डिकम्पोजाइट कर जाते हैं, तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट इस प्रॉब्लम को कम करता है। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक वीकनेस बेसिस और वीक एसिड्स के एनालिसिस के लिए यही प्रेफर्ड मेथड है। आईपीबीपी और यूएसपी में बहुत सारे ड्रग्स के ऐसे के लिए नॉन एक्वा स्टैट्रेशन ही डिसाइड किया गया, ठीक है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस के एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन पता करना, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स का डिटेक्शन करना, पुअरली आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस की टाइट्रेशन को पॉसिबल बनाना, शार्प और क्लियर एंड पॉइंट मिलना, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की एसे करना और फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स की प्योरिटी को डिसाइड करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज में एक्यूरेट एनालिटिकल रिजल्ट्स को ले पाना, फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स जो भी है आईपीबीपी यूएसपी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ड्रग एनालिसिस करना, ऐसे सब्सटेंसेस का एनालिसिस करना जिनका एक्वास्टैट्रेशन एक्वास्टैट्रेशन से जिनका सही से रिजल्ट नहीं मिलता है उनको, ठीक है। सो दैट्स इट, इस क्लास को यहीं से रखते हैं। बाकी ओवरऑल जो हमारा नेक्स्ट क्लास में आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इसमें जो प्रोटोजेनिक मीन्स एसिडिक सॉल्वेंट है या फिर जो भी अदर अदर है प्रोटोफिलिक, ठीक है, बेसिस है, और इसके बाद एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्लास को यहीं से रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड वेलकम।